हाय एवरीवन, आई एम राम भट्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम IBPS क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। आप सबको पता है कि लास्ट ऑफ अगस्त में या स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में आप लोग का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा IBPS क्लर्क का। और अभी क्या है कि वैकेंसी जो है वो 4000 है। तो बहुत सारे लोग काफ़ी उदास हैं कि सर वैकेंसी बहुत कम है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई होने वाला है। वो तो नो डाउट ऐसा होने वाला है, कॉम्पिटिशन आप लोग के लिए बहुत टफ है। बट मैं स्टिल आपको एक चीज़ का एश्योरेंस दूंगा कि ये जो 4000 का जो फिगर है ये कहीं ना कहीं एट लास्ट बढ़ के 7000 के करीब जाने वाला है। अगर आप लोग मुझ पे भरोसा करते हैं तो भरोसा करिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी 7 बैंक्स ने रिपोर्ट नहीं किया है कि वो कितनी वैकेंसीज रिलीज़ करने वाले हैं। तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस कह रहा है, मैंने जो डेटा पढ़ा है, मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी है, उन सबको मैं आपको ये चीज़ फिगर आउट करके बता सकता हूँ कि जो 4000 की वैकेंसी है वो आपके लास्ट ऑफ स्टेज में जाके 7000 की अप्रॉक्स हो जाएगी। तो मेरे पे भरोसा रखिए और इतना मान के चलिए कि जो आप तैयारी कर रहे हो उसको डबल कर दो अब, क्योंकि आपके पास 45 to 50 डेज़ का टाइम है। तो मैं यहाँ पे एक 45 डेज़ की प्लानिंग बताने वाला हूँ, क्वांट की, रीजनिंग की और इंग्लिश की। अगर वो आप करते हो तो होपफुली आप IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्लियर करोगे और यहाँ पे आके कमेंट करेंगे कि सर आपने जो बताया था हमने किया और हमने एग्जामिनेशन को क्लियर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या आता है, पैटर्न देख लेते हैं। भाई आपके 3 सेक्शन आने वाले हैं, क्वांट आता है, रीजनिंग आता है और इंग्लिश आती है। क्वांट और रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन 35 नंबर्स के होते हैं, ये आपके टोटल 70 क्वेश्चन 70 नंबर के हो गए। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। ओवरऑल आपका 100 नंबर का पेपर हो रहा है, 100 नंबर्स के आपके पेपर हो रहे हैं। आपको 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइम मिल रहा है, यानी 20 मिनट्स में आपको क्वांट के 35 क्वेश्चन करने हैं, 20 मिनट्स में आपको रीजनिंग के 35 क्वेश्चन करने हैं, एंड सेम एज इट 20 मिनट में आपको इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन बनाने हैं। ये आपके फुल मार्क्स हुए 100 नंबर के। अब अगर हम एक लमसम कट ऑफ का डिस्कशन करें जो पिछले 2-3 साल से आ रहा है, अगर हम एनालाइज करें कि कितनी कट ऑफ जाती है, तो वो नियर अबाउट 75 to 80 के आसपास जाती है। खैर ये वैकेंसी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अभी क्या है, 4000 वैकेंसी है, तो आप लोग के मन में थोड़ा सा डाउट होगा कि भाई कंपटीशन बहुत टफ है, पता नहीं हमसे क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा इस चीज़ को दिमाग से हटाइए और मेरी गारंटी लेते हुए आप ये मान के चलेंगे कि वैकेंसी जो है वो अप्रॉक्स 7000 के करीब जाने वाली है। तो तैयारी उसी हिसाब से हमको करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वांट पे डिस्कस करेंगे कि क्वांट में हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। अब मैं एक ऐसे एस्पिरेंट के लिए वीडियो समझ के चल रहा हूँ कि मिनिमम आपने 3 मंथ्स पढ़ाई कर ली है, 3 मंथ्स में आपने कुछ क्वांट के बेसिक्स क्लियर कर लिए। अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो इस समय आपको क्या करना है कि जो अर्थमेटिक के 12 चैप्टर्स हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। जैसे क्या है भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक हो गया, एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस क्लियर होना चाहिए, SI CI क्लियर होना चाहिए, मैन वर्क टाइम के क्वेश्चंस आपको बनाने आने चाहिए, बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर इतने चैप्टर्स आपने एटलीस्ट बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं और आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो बधाई हो, आप बहुत अच्छा चल रहे हैं आपकी तैयारी। और अगर ये जो चैप्टर्स के मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, अगर इसमें से आपको एक भी चैप्टर्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर 10 क्वेश्चन मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम के दे दूं और 10 में से आप मिनिमम 6-7 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर से नहीं बना पा रहे हो, तो आपको बोट एंड स्ट्रीम को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। आप कम से कम बोट एंड स्ट्रीम के 500 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, 500 क्वेश्चंस लगाएंगे, तब कहीं जाके ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। और इन केस अगर प्रीलिम्स में तो बोट एंड स्ट्रीम पर DI नहीं आती है, बट इन केस अगर मेंस लेवल में बोट एंड स्ट्रीम पर DI आ गई, मैन वर्क एंड टाइम पर DI आ गई, CI पे DI आ गई, तो आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने जो 5-6 चैप्टर्स लिए हैं, सबसे पहले आपको आज से क्या स्टार्ट करना है, 1-1 घंटा इन चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करना है। जैसे अगर सपोज करिए आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एज, प्रोपोर्शन एंड रेशियो, ये 4 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 चैप्टर तो ऐसे होने चाहिए कि इसमें से लगभग आपको 10 में से 10 क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए। ये चैप्टर्स ऐसे हैं क्योंकि जो एज है, जो प्रोपोर्शन एंड रेशियो है, जो परसेंटेज है, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे आपके DIs आती हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो अर्थमेटिक के साथ साथ आपको DIs में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये चैप्टर्स तो आपको क्लियर होना चाहिए। अभी आपको क्या करना है कि भाई 1-1 घंटा चैप्टर्स पे देना है। अगर सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उसके बाद भी अगर आपको क्या करना है भाई, मान लीजिए आपके CI के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फॉर्मूलाज आपको 3 ईयर 4 ईयर्स के लर्न नहीं हो रहे हैं, या आपको मैन वर्क टाइम में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कि अगर सबको आप क्लियर करेंगे, सबसे पहली बात क्वांट में आपको ये करना है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये मैंने अर्थमेटिक का डिस्कशन कर दिया, इस पर आपको फोकस होना ही है। 1 घंटा आपको हर चैप्टर्स पर डेली देना है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी जो स्पीड मैथ्स आती है वो बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको डेली लेके चलना है। स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है भाई, स्पीड मैथ्स में आपके नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये आपके अगर देखा जाए तो लगभग 15 नंबर कवर करने वाले हैं, मिनिमम आपके 15 नंबर ये कवर करते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की फॉल्ट क्या है कि अगर वो 15 में से 12 नंबर भी लेके आ रहे हैं, 13 नंबर भी लेके आ रहे हैं, तो इसमें फॉल्ट आपकी है,
क्योंकि ये जो 15 नंबर है, ये क्या कहते हैं, ये कभी कभार जो 15 नंबर का रेशियो है ये कभी कभार 20 पे चला जाता है, और अगर आप 20 में 15-16 नंबर लेके आते हो तो इसमें पूरी पूरी आपकी फॉल्ट है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये ऐसी चीज़ है कि इस पर डेली आपको 1 घंटा या कह सकते हो कि 50-50 सेट्स डेली सॉल्व करने होते हैं, मतलब 50-50 क्वेश्चन के एक सेट। जैसे आज आपने 50 क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर लिए, कल आपने 50 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपने 50 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज फॉलो कर लिया, उसके बाद आपने 50 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज फॉलो कर लिया। मैं डेली बेसिस पे बात कर रहा हूँ, 1 घंटा का टाइम निकाल के इन पे आपको फोकस होना है। आज आपने सपोज करो कि 50 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज मिले, अब सवाल आता है सर इतने सारे रॉन्ग नंबर सीरीज हमको कहाँ मिलेंगे? अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, आप अगर गूगल भी करते हो ना, तो भी आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म रॉन्ग नंबर सीरीज के 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा देते हैं। तो आज आपने 1 घंटा 50 नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज लगाया, कल आपने मिसिंग नंबर सीरीज लगाया, फिर नेक्स्ट डे उसके आपने क्या किया, अप्रॉक्सीमेशन लगा लिया, सिंप्लीफिकेशन लगा लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने 50 सेट्स कर लिए। तो ये काम आपको करना है अभी से डेली और हर दिन का। मैं ये बता रहा हूँ, आपने अर्थमेटिक 1 घंटा पढ़ लिया, फिर आपने 1 घंटा लगभग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए क्वांट में। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है DIs, डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आपके अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो DI आप सॉल्व करोगे, अगर आपकी अर्थमेटिक वीक है तो आप DI में 0 हो। DI आपकी तभी सॉल्व हो पाएगी जब एटलीस्ट आपके मिनिमम 4 चैप्टर्स तैयार होंगे। कौन कौन से? प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायरेक्ट इस पर DI रहती है, परसेंटेज बेस्ड DI आती है, टेबलर आ गया, बार ग्राफ आ गया, इन सब में परसेंटेज का यूज होने वाला है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेशियो प्रोपोर्शन का मेथड आपको पता है तो कई बार क्या होता है कि परसेंटेज के क्वेश्चन भी हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं और क्विक वे में आंसर लाते हैं, लेकिन उसमें प्रैक्टिस आपकी होगी तभी आप ये कर पाओगे। एज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये 3-4 चैप्टर्स जो हैं वो अगर आपके प्रिपेयर हैं तो आप DI में अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। अगर ये चैप्टर्स आपके क्लियर नहीं है तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को आप क्लियर करोगे, अभी से 1 घंटा इन चैप्टर्स पे दोगे जो मैंने अर्थमेटिक की बात की थी। तो ये 4 चैप्टर हुए। और DI जो है, अब आपको 1 घंटा DI पे देना है। जैसे आज टेबुलर DI लगा ली, कल हमने बार ग्राफ DI लगा ली, कैलकुलेट DI के लिए भी सेपरेट टाइम आपको देना है, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी हमारे प्रीलिम्स में कैलकुलेट DI ज़्यादा आती हैं। कैलकुलेट DI में या तो इन्फॉर्मेशन कम दी होती है या तो बहुत ज़्यादा होती है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। कैलकुलेट DI सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ लिख देता है, आप पढ़ते रहते हो और आपको समझने में दिक्कत होती है। तो कैलकुलेट DI पे भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 घंटा आपको DI के लिए देना है, क्वांट सेक्शन के लिए 1 घंटा या आधा घंटा भी आप दे सकते हो। अगर आप इतना करते हैं तो क्वांट सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि क्या होता है, 3 ही पार्ट से तो मिलकर आपका प्रीलिम्स का क्वांट बन रहा है। एक पार्ट आपका स्पीड मैथ्स हो गया, एक पार्ट आपका अर्थमेटिक हो गया और एक पार्ट आपका DI हो गया। अगर हम ब्रेक करें, इसको बोलते हैं कि दिमाग लगा के पढ़ना। आपको पढ़ना तो है, लेकिन थोड़ा सा आपको, अगर लाखों लोगों से आगे बढ़ना है तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा कि भाई जो एग्जामिनर है वो क्या क्या चीज़ें आपको दे रहा है। तो आप जनरली पाओगे कि 3 सेक्शन में मैथ्स के सेक्शन को हम तोड़ते हैं। एक आपका अर्थमेटिक, जिसमें 10 क्वेश्चन सिर्फ अर्थमेटिक के आ रहे हैं, 10 नंबर सिर्फ DI के आ रहे हैं, बच्चे 15 नंबर वो स्पीड मैथ्स के आ रहे हैं। तो ये 3 सेक्शन में, और तीनों सेक्शन को दिन में आपको डेली कवर करना है। अगर ये 45 डेज तक आप डेली क्वांट में करते हैं तो आप यकीन मानिएगा आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे। और यहाँ आके हमें ज़रूर बताएंगे कि सर आपने जो बताया था कि भाई 3 सेक्शन में इसको ब्रेक कर दो, वैसा ही हो रहा है। ये क्वांट का हुआ, आपको इतना करना है। और अगर आप एक ऐसा एस्पिरेंट हो भाई जिसका अर्थमेटिक ही नहीं क्लियर है, तो सबसे पहले तो आप अर्थमेटिक क्लियर करना शुरू करिए। ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड है, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपने कोई मॉक टेस्ट ले रखा होगा, उस पर देखिए, तो आप अर्थमेटिक क्लियर करेंगे। या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते तो वहाँ अर्थमेटिक क्लियर कर लीजिए, उससे आपका DI क्लियर होगा। जब ये दोनों पे आपके कैलकुलेशन बढ़ेंगे तो आपके अपने आप जो स्पीड मैथ्स के सेक्शन है वो क्लियर होंगे। तो ये 3 चीज़ आपको क्वांट क्लियर करना है। समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है। डेली अर्थमेटिक पे 1 घंटा देना है, डेली स्पीड मैथ्स पे 1 घंटा देना है, और उसके बाद डेली DI पे 1 घंटा देना है। अगर ये काम आप 45 डेज तक रेगुलर बेसिस पे करते आए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत नज़दीक हैं एग्जाम निकालने के करीब। अब मैं बात करूँगा इंग्लिश सेक्शन की, ये हो गया क्वांट का। अब मैं बात करूँगा इंग्लिश सेक्शन की। और हाँ, अगर किसी को इस पर डाउट हो क्वांट में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब इंग्लिश सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक ऐसा एस्पिरेंट जो रीजनिंग मैथ्स में बहुत स्ट्रांग है और इंग्लिश उसकी वीक है, वो IBPS और SBI के किसी एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं करने वाला है। बहुत हो सकता है तो वो RRB का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेगा हिंदी चूज़ करके। बट अगर एक ऐसा एस्पिरेंट जिसका मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा लेवल का है और इंग्लिश उसकी वीक है, वो IBPS और SBI के एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाएगा। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब इंग्लिश कैसे करना है समझिएगा। इंग्लिश में सबसे पहले आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। अगर आप किसी पैराग्राफ को क्विक वे में पढ़ते हो, क्विक वे में समझ लेते हो, आपको वो चीज़ें समझ में आती है, तो आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, पहली बात। और अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसको एक पैराग्राफ पढ़ने में 10 मिनट लग जाएगा, क्योंकि जो एक पैराग्राफ है, अगर एक पैराग्राफ 1 पेज का भी पैराग्राफ है और अगर आप उसको 2 मिनट में पढ़ लेते हो, या कह सकते हो 1 मिनट में वो पैराग्राफ आप पढ़ के उसको समझ लेते हो, तो आपको रीडिंग करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप एक पैराग्राफ को पढ़ने में, जो 1 पेज का पैराग्राफ है उसको पढ़ने में आपको 5 मिनट लग जा रहे हैं,
फिर तो आपके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अभी आपकी रीडिंग हैबिट ही डेवलप नहीं हुई है। समझ गए? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जनरली जो बच्चे हैं वो ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, वो ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ने लगते हैं, रटने लगते हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मेरे चैनल पे आपको रटने वाली विद्या नहीं मिलेगी। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मैं सीधे लॉजिकली ये प्रूफ करता हूँ कि एक ऐसा बच्चा जो चीज़ें रट रहा था 12 घंटा पढ़ के, और एक ऐसा बच्चा जिसने थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया, वो बोला कि मैं इन गधों के साथ रटूंगा नहीं, वो आज एग्जामिनेशन क्लियर करके किसी ना किसी ब्रांच में बैठे हैं। कोई IBPS क्लर्क है, कोई PO है, कोई SBI में है, कोई बाहर है, RRB में है। तो आपको क्या समझना है कि भाई हमको रटना नहीं है। तो अगर आप दोनों एस्पिरेंट में मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया कि अगर आप एक ऐसे हो कि भाई आपको अभी रीडिंग करने में ही प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले आप रीडिंग करना शुरू करेंगे अभी से कम 1 घंटा डेली आप न्यूज़पेपर रीड करोगे। सबसे जो अच्छी चीज़ होती है वो न्यूज़पेपर होती है। न्यूज़पेपर में आप कोई भी सेक्शन ले लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो चीज़ आप पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आप एडिटोरियल ही पढ़ो। अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आपको बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आपको पॉलिटिशियंस में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ आप वो सेक्शन अपना पढ़ोगे डेली। रीडिंग हैबिट आपने डेवलप कर ली। एक बार जब आपने रीडिंग हैबिट डेवलप कर ली तो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्योंकि मैं कहाँ रिलेट कर रहा हूँ रीडिंग से, आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ ये समझना। आपने रीडिंग हैबिट डेवलप कर ली, आपको अब चीज़ें पढ़ के जल्दी क्विक वे में समझ में आ जा रहा है। उससे फायदा ये हुआ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पैराग्राफ आया स्क्रीन पे, इतनी बड़ी आपकी स्क्रीन है, उस पर पूरा स्क्रीन भरा हुआ है, वो आपने क्विक वे में पढ़ा। चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पैराग्राफ हो गया, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पैराग्राफ हो गया, चाहे वो आपके GDP से, नेशनल इनकम से, चाहे कोई भाई इंटरनेशनल कोई टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड हो गया, आपने उसको क्विक वे में पढ़ा, आपको समझ में आ गया। जैसे ही आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ में आया, आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो रीडिंग आपको कहाँ लेके जा रही है ये आप समझो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आपने रीडिंग डेवलप किया तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन तैयार हो गया। उसमें क्या हुआ कि आपने उस पैराग्राफ को पढ़ा, उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपने क्विक आंसर किया, और 10 में से एटलीस्ट मिनिमम आप 7 से 8 नंबर भी अगर लेके आ रहे हो, मतलब 10 में 10 लाए तो भाई बहुत अच्छा है। अगर आप 7-8 नंबर भी लेके आते हो तो आप बहुत नज़दीक हो सिलेक्शन के। तो आपको ये करना है, तो आपको RC का डेली एक सेक्शनल देना है। RC आपको कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी मॉक टेस्ट से, आप तमाम मॉक टेस्ट आप लोग जानते हो। RC आप किसी भी एक मॉक टेस्ट से डेली आपको सॉल्व करना है। एक आपने पढ़ने के बाद RC सॉल्व कर लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है कि भाई आपने कोई चीज़ पढ़ा, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी वोकैब उसमें आपको आए, जो अपडेटेड वोकैब्स आए, उसको आपने अपने डायरी में नोट किया, अपने नोटबुक में नोट किया, अपने रफ कॉपी में नोट किया, और उसको रिवाइज करते रहा। क्योंकि क्या होता है कि सिनोनिम और एंटोनिम्स का बहुत रोल इसमें इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश सेक्शन में। और जो वर्ड रिप्लेसिंग का है, क्योंकि वर्ड रिप्लेसिंग के भी क्वेश्चन कभी कभार क्या होता है कि सिनोनिम्स ही दिए रहते हैं, कहीं पे कोई वर्ड फिट नहीं बैठ रहा है तो उससे रिलेटेड सिनोनिम्स वर्ड हमको ऑप्शंस में दिया रहता है, वो हमको रिप्लेस करना रहता है। तो वो आप कैसे कर पाओगे? जब आप अपडेटेड वोकैब्स पढ़ते रहोगे। जो और मैं ये आपसे कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने की मैं आपको क्यों एडवाइस करता हूँ, क्योंकि जनरली जो IBPS पेपर बनाता है या SBI पेपर बनाता है, वो जनरली जो न्यूज़पेपर्स में जो अपडेटेड वोकैब्स आते हैं उनसे आप पाओगे। जैसे SSC में क्या है, SSC में तो चलो ठीक है, प्रीवियस 10 ईयर्स के आपने वोकैब लर्न कर लिए, रट लिए, तो प्रोबेबिलिटी है कि भाई 5 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 3-4 आपको पुराने मिल गए, क्योंकि आपने 10 साल के प्रीवियस पेपर ले लिए। IBPS ऐसा नहीं करता है। IBPS अपडेटेड वर्जन है। IBPS न्यूज़पेपर्स को फॉलो करते हैं। न्यूज़पेपर में जो भी अपडेटेड वोकैब्स आते हैं वो जनरली आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। अपडेटेड वोकैब्स का मतलब ये नहीं है कि कल आपने पढ़ के जो न्यूज़पेपर आप पढ़ के गए आज वो आ जाएगा। जनरली जो 6 मंथ्स के अप टू 6 मंथ्स जो आपके न्यूज़पेपर में अपडेटेड वोकैब्स चलते हैं वो आप जनरली पाओगे कि वो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ जो बच्चा समझ गया, जो मेरी बात ये समझ गया, वो न्यूज़पेपर कभी छोड़ेगा नहीं, वो एडिटोरियल्स उसके पढ़ते रहेगा। मेरे एडवाइस करने का यही मकसद है। और जो लोग नहीं समझ पाते हैं, पुरानी पद्धति को फॉलो करते आ रहे हैं, भाई रटे जा रहे हैं, भाई प्रीवियस पेपर में ये आया था, तो उनका सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है। तो क्या होता है कि वो कैब अपडेटेड नोट करो और उनको लर्न करो, डेली बेसिस पर रिवाइज करो। 2 काम आपने कर लिया। तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, उससे तो आप भाग नहीं सकते। ग्रामेटिकल रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है कि सपोज करो आज आपने एडवर्ब के ग्रामेटिकल रूल्स 4-5 रूल्स आपने याद किए। प्रॉब्लम इज दैट कि आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। आपको अगर आपने आज वर्ब के कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ ग्रामेटिकल रूल्स आपने पढ़े, तो आपको क्या करना है कि उससे रिलेटेड एटलीस्ट मिनिमम 50 क्वेश्चन सेम एज इट आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें लगभग एरर स्पॉटिंग का सेक्शन आपका क्लियर हो जाए। तो अगर आप ये करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ग्रामेटिकल रूल्स आपने लड़ा। और अगर आप ऐसा समझते हो कि सर मैं जो रूल्स पढ़ रहा हूँ उसके मुझे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि सर आज मैंने वर्ब एग्रीमेंट का कोई क्वेश्चन लर्न किया, चलो प्रीपोजिशन का मैंने भाई कुछ लर्न कर लिया, कहाँ पे इन आना है, कहाँ पे एट आना है, ये सब मैंने सर पढ़ लिया, बट मुझे वैसे क्वेश्चंस मिल नहीं रहे, तो मैं क्या करूँ?
तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सबसे अच्छा एक काम करो कि डेली बेसिस पे एरर स्पॉटिंग के 2 सेक्शनल ले लो 5-5 क्वेश्चन के, 10-15 क्वेश्चन अगर आप डेली एरर स्पॉटिंग सॉल्व करते हो और उस पर डिस्कशन करते हो, उसको समझते हो कि भाई मैंने जो लगाया था वो क्यों गलत हुआ और इन्होंने अगर मॉक टेस्ट वाले ने ये चीज़ सही किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको नोट करते हो या चलो अपने माइंड में भी पढ़ते हो, और ये डेली का टास्क है आपके लिए, 45 डेज तक लगातार आप करते हो, तो एरर स्पॉटिंग जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला। और एक चीज़ मैं आपको फैक्ट बताता हूँ आपसे, कोई भी जो एस्पिरेंट है जिसने IBPS और SBI का एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा है भाई, वो किसी भी ग्रामेटिकल रूल्स में 100% तो हो नहीं सकता है। मेरे सेक्शनल मॉक टेस्ट एडवाइस करने का आपको एक भाई रिलेशन ये है कि जब आप बार बार एरर स्पॉटिंग सॉल्व करते हो तो कभी कभार आप एज एन एस्पिरेंट समझ पाओगे कि क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि भाई गलती क्या है। आपको एक सेंटेंस मिला, आपने पढ़ा, आपने A B C D 5 नन ऑफ दिस ऐसे आपके क्वेश्चन आए, आपने पूरा वो सेंटेंस पढ़ा, आपको पता है कि भाई B वाले पोर्शन में गलती है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि भाई गलती क्या है, लेकिन आपने पढ़ा, आप रिवाइज करो कि भाई इसी सेक्शन में गलती है। इसको बोलते हैं सेंस बेस्ड नॉलेज, और ये तब आता है जब आप पढ़ते 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 सॉल्व करते पढ़ते आपका जो हैबिट है वो डेवलप हो गया, सेंस आपका डेवलप हो गया। तो क्या आपसे एग्जामिनेशन ये पूछने वाला है कि भाई बी में बताओ कौन सी गलती है, वर्ब की गलती है, एडवर्ब की गलती है, नाउन की गलती है, प्रोनाउन की गलती है? नहीं, उनको चाहिए कि भाई आप बी टिक करो, आप अपने घर जाओ। और हमको यही सेंस चाहिए बैंक एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। ये सेंस आपका कब आएगा? जब आप बार बार सेक्शनल दोगे। यही चीज़ बच्चे नहीं समझते हैं, उनको लगता है भाई हमको एकदम एग्जैक्ट वहीं पे तीर मारना है, भाई हमको वहीं एक्सप्लेनेशन करना है कि भाई ये चीज़ गलती है तो हम वही चीज़ सॉल्व करनी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन लगाओ। एक समय ऐसा आएगा आज से 3 मंथ्स बाद या चलो 45 डेज के अप्रॉक्सी, अगर आप डेली ऐसा करते हो, एक ऐसा टाइम आएगा जब एरर आप जरूर पकड़ लोगे। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हो सकता है आप क्लियरली ना बता पाओ कि सर इसमें क्या मिस्टेक है, बट आप एरर जरूर कर लोगे अगर आप मैं जो कहता हूँ वो करते हो तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए भाई, एरर डेली सॉल्व करिए। उसके बाद आपके क्लोज टेस्ट हो गए, पैराजम्बल्स हो गए, ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं भाई, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए, मैं क्या कहता हूँ कि इनको आप डेली सॉल्व करो। रीडिंग करने के साथ साथ अगर आप ये डेली सॉल्व करते हो ना बच्चों, तो बहुत ही ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जो इंग्लिश का आपके मन में डर है, हवा बना रखा है कि सर इंग्लिश हमारी नहीं तैयार हो पा रही है, आपको एग्जामिनर आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा है, आपको वो टीचर नहीं बनाना चाह रहा है कि आप एक्सप्लेन करो कि नहीं किस में गलती है, आपको सिर्फ वहाँ राइट आंसर बताना है। तो ये वाला अगर अप्रोच आप फॉलो करते हो ना, अगर आप डीप में जाने के बजाय ये अप्रोच फॉलो करते हो जो मैं बता रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। और जो सेक्शनल आपके मैंने बताए हैं भाई, कभी क्लोज टेस्ट दे लिया, कभी पैराजम्बल्स दे लिया, कभी रीअरेंजमेंट दे लिया आपने, ठीक है, आरसी का आप डेली दे ही रहे हो, वो कैब आप लर्न करो, सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चन लगा लिए, एंटोनिम्स के 10 क्वेश्चन लगा लिए, अपडेटेड हो वो कैब से, तो इंग्लिश में आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप इंग्लिश में से 30 में से 25 नंबर कैरी करने वाले हो, अगर मैं जो आपसे बताता हूँ वो आपने किया। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपकी अलग स्ट्रेटजी है भाई, आप सिर्फ ग्रामर रूल पढ़े जा रहे हो गधों की तरह, तो वो आपकी अपनी समस्या है। बट मैंने आपसे बता दिया कि अगर आप ये चीज़ करते हैं, ठीक है, बहुत लोगों को भाई बुरा लग रहा होगा, सर आप क्या कह रहे हैं, हम तो डेली ग्रामेटिकल रूल्स 4-4 घंटे पढ़ते हैं। तो दिक्कत यही है कि आप लोग रट रहे हैं, रटिए मत। ये चीज़, ये अप्रोच फॉलो करिए, आप एग्जामिनेशन को क्लियर करने वाले हैं। देन अब थोड़ा रीजनिंग पे चर्चा कर लेते हैं। रीजनिंग में तो भाई आप लोग महारत हो, ये मुझको पता है, आप लोग ने विद्वानता हासिल कर ली है रीजनिंग में, तो रीजनिंग में मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल मैं बता दूं भाई, रीजनिंग में भी आपके कुछ स्पीडी क्वेश्चंस होते हैं। पजल तो है ही भाई, पजल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। 20 नंबर तो आपके पजल से आने वाले हैं। उसमें तो मैं आपसे नहीं कहूँगा कि ये पहले कर लो वो पहले कर लो, वो तो आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा भाई मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि भाई लॉक्स है, इनइक्वालिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है। भाई कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा टफ होता है, बट अगर आपके प्लेन्स में आ गया तो उसके भी कई सारे ट्रिक्स होते हैं, वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है स्पीडी पोर्शन है रीजनिंग के, उसमें भी आपको मेहनत करनी है। उसमें भी 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप लोग 1-2 क्वेश्चन भी गलत करते हो तो आप लोग बहुत पीछे जाते हो। और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलो करने को बोला था, रीजनिंग मैथ्स में किसी एक को दिल से लगा लो, मोहब्बत कर लो। रीजनिंग से मोहब्बत कर लो या मैथ्स से मोहब्बत कर लो। अगर आपने मोहब्बत कर ली तो आप उसके लिए पूरा डेडिकेटेड हो जाओगे। तो मैं कहता हूँ कि भाई मोहब्बत करने का मतलब है कि वो 100% आप डेडिकेटेड हो उसके लिए, और 100 आउट ऑफ 100 आप ला रहे हो, चाहे मोहब्बत में कितनी भी सारी परेशानियाँ आ रही हैं। समझ पा रहे हो? तो रीजनिंग क्या है भाई, रीजनिंग से आपने मोहब्बत कर ली, आपके 35 क्वेश्चन है, अब आपने इतनी प्रैक्टिस की, आप दिन में 3-3, 4-4 घंटा रीजनिंग पढ़ लो क्योंकि आपने उसको दिल से लगाया है, तो जाहिर सी बात है भाई आप उस पर टाइम ज़्यादा दोगे। ये एक कॉन्सेप्ट अगर आप फॉलो करते हो, सेम एज इट क्वांट के साथ है। क्वांट रीजनिंग में आप चूज कर लो भाई आपको किससे ज़्यादा प्यार है। अगर आपको रीजनिंग से ज़्यादा प्यार है, 4 घंटा रीजनिंग पढ़ो, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, 35 मतलब 35 आउट ऑफ 35 एक क्वेश्चन गलती करने की गुंजाइश नहीं है।
ये होता है कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस आपको लाना है। मैं जब एग्जामिनेशन देता था, मेरा कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं था जिसमें मैं 35 में से 34 लेके आऊँ। मेरे सारे प्रीलिम्स में 35 आउट ऑफ 35 होता था। क्वांट में अगर देखा जाए तो मेरे 30 के अप्रॉक्स रहते थे, इंग्लिश में देखा जाए तो 25 के अप्रॉक्स रहते थे। इसीलिए सारे प्रीलिम्स 2 ही साल में सारे प्रीलिम्स मैंने क्लियर किए, फिर मेंस एग्जामिनेशन में किया। तो अगर प्रीलिम्स में आप इतना करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रीलिम्स क्लियर करने वाले हो, यहाँ आके हमको बताने वाले हैं। बाकी आपको कोई भी और डाउट हो कमेंट करिए, मैं अवेलेबल रहूँगा आप लोग के लिए। अगर जेन्युइन डाउट है तो आप लोग के लिए ज़रूर रहूँगा। जो मैंने बताया है वो चीज़ आप लोग बच्चों फॉलो करिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये करते हो, डबल करिए इस चीज़ को भाई, ठीक है। अभी आपके पास 45-50 दिन है, आप क्लियर करते हो तो भाई आपके लिए बहुत, आपसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। तो जल्दी क्लियर करिए, कमेंट करिए यहाँ पे, और कोई डाउट हो तो फिर से कमेंट करिए। किसी का कोई एग्जामिनेशन और आने वाला है या कुछ उससे रिलेटेड और भी डाउट है तो भी कमेंट करिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है।